अपने वजूद की पहचान उस गुलाब की तरह रखिए जिसकी महक सांसों में दूर दूर से ही बस जाती है और कांटों की चुभन छूने से पहले ही महसूस होती है। ये शब्द है ब्यूटीफुली पेंट बाय अनुपम कौरा मिठास, फाउंडर ऑफ आगाज महफिल। प्रस्तुत है अनुपम जी द्वारा शुरू करा गया ये कार्यक्रम दिल की बातों का नेक्स्ट एपिसोड। हमारा ये कार्यक्रम अप्रिशिएट करने के लिए, अपनी वैल्यूएबल फीडबैक देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। We feel so happy that it's being appreciated by the people worldwide. So keep loving it. अपना प्यार इसी तरह से देते जाइए और हमारा प्रॉमिस है that we'll keep providing you the value, entertain you and keep the program alive. आज की हमारी खास मेहमान है ब्यूटीफुल शालिनी गर्ग जी, कतर दोहा से। शी इज अ ट्रेनर बाय प्रोफेशन, कवयित्री हैं, व्यंग नाटक भी लिखती हैं, कई कवि मंच का हिस्सा रह चुकी हैं, साहित्य की गोष्ठियों में भी सक्रिय रही हैं और 20 से ज्यादा लाइव प्रोग्राम दे चुकी हैं। और एक खास बात उनके बारे में ये है कि उनका स्पेशल इंटरेस्ट है गीता में और गीता के अध्यायों पर कविता भी लिख रही हैं। वेलकम शालिनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद कैनी जी। बहुत खुशी हो रही है मुझे आपके प्रोग्राम में आने की, आगाज़े महफिल में आने की। अनुपम जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कैनी जी। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो शुरू करते हैं आपकी जर्नी। आप तो कतर में है, बहुत दूर है हमारे से। जी हाँ ये बहुत। जर्नी कैसे, मतलब इंडिया से कतर तक कैसे कैन यू जस्ट टेल अस, गिव अ ग्लिम्स ऑफ इट। जी, कतर हम लोग पहले इंडिया में थे, तब मेरे हस्बैंड जॉब करते थे इंडिया में। तो उनको ऑफर आया दुबई में जॉब करने के लिए। पहले हम लोग 4 साल दुबई में रहे कतर से पहले। तो बस फिर जब दुबई का ऑफर था तो हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने, उनके फ्रेंड्स भी यहाँ पे रहते थे तो उन्होंने भी बताया नहीं अच्छा ऑफर है, आना चाहिए। तो हम लोग आए, कतर आए, फिर दुबई आए, सॉरी पहले। फिर 4 साल हम लोग दुबई में रहे। फिर उसके बाद इनको कतर का ऑफर मिला, तो दुबई से फिर कतर में हम लोगों ने इधर आए। और इधर ऐसा कतर हमको भाया कि 10 सालों से ज्यादा हो गए हमें कतर में रहते हुए। बहुत अच्छा अपना सा घर लगता है अब तो। ऑब्वियसली जहाँ पे रहो, पर वो कहते हैं ना जहाँ पे अंजल होता है। मतलब पहले मैं बचपन में ऐसी चीजों पे बिलीव नहीं करती थी, बट अब मेरे लिए सेटल्ड है कि जहाँ पे आपको जाना है, जहाँ पे जी अंजल है, वहां पे आप जाओगे। जी, मुझे एक ज्योतिषी ने बताया था कि आप शादी के बाद आप इंडिया में नहीं रहोगे, बाहर रहोगे। तो हम लोगों का दूर दूर तक कोई ऐसा प्लान भी नहीं था कि मतलब बाहर शादी के बाद, क्योंकि इनका पहले था जॉब में। लेकिन फिर बाद में तो इंडिया ही इनको था कि नहीं, इंडिया छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन जी, देखिए होता है। होता है क्योंकि वो अंजल की बात होती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब इमीडिएटली मतलब मैं जानना चाह रही हूँ, मैं दिस क्यूरियोसिटी इज इंक्रीजिंग इन मी कि आपका जो स्पेशल इंटरेस्ट है गीता में, ये कब से जी पड़ा है? मतलब इसके बारे में मुझे बताइए। जी, जब हम लोग, वैसे तो हमें बचपन से थोड़ा बहुत रिलीजियस थे, लेकिन जब यहाँ पर आए तो थोड़ा सा ऐसा फील करते थे कि कुछ होना चाहिए अपना रिलीजन का भी। तो पहले हम्म। सुंदरकांड वगैरह पढ़ते थे, फिर उसके बाद धीमे धीमे करके कि उसका अर्थ जानना चाहा क्या होता है। फिर रामचरितमानस भी पढ़नी चाहिए कि अपना जो, हाँ, ग्रंथ होते हैं। फिर गीता में इंटरेस्ट आया कि गीता तो हम लोगों ने पढ़ी नहीं है, गीता में क्या लिखा है। कुछ दोहे कुछ श्लोक पता है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं है उसके बारे में नॉलेज थी। तो गीता पढ़नी शुरू की। फिर गीता पढ़ते पढ़ते सोचा इसको सब लोगों को पढ़नी चाहिए, तो इतने अच्छा लाइफ के बारे में कि कैसे लाइफ जीनी चाहिए, लाइफ जीने का तरीका है, ये तो एक मैनुअल है लाइफ के लिए कि हमें बिल्कुल कैसे लाइफ बिल्कुल। जीनी चाहिए। तो सो फिर वे मैंने कहा ऑफ इस पे लाइफ। कविता, हाँ जी जी बिल्कुल, वे ऑफ लाइफ। तो फिर मुझे लगा कि इस पर ऐसा लिखना चाहिए कि जो कि हमारे बच्चे भी समझ जाएं और जो हम लोगों की जनरेशन है वो भी जल्दी से समझ जाए। तो मैंने कहा इसको कविता के भाव में अगर प्रस्तुत किया जाए तो एक चैप्टर जो हम सोचते हैं कि काफी समय लग रहा है पढ़ने में, तो वो 8-10 मिनट में समझ में आ जाएगा। और मैंने प्रयास किया और होता चला गया, अच्छा रहा।
सफलता मिलती चली गई। ये तो जी बहुत बड़ा एक एफर्ट है कि मैं हैरान हूँ वैसे, मतलब दिस इज आई रियली अप्रिशिएट इट कि एक गीता को आप पोएट्री की फॉर्म में सिंप्लीफाई करके बच्चों के समझने के लिए, चाहे वो लोग जी नहीं जी पढ़ते उनके समझने के लिए, क्योंकि गीता है ही इतनी खूबसूरत, दिस इज वे ऑफ लाइफ। तो जी बिल्कुल। आई मीन ये तो बहुत है, आई मीन आई रियली अप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज यू फॉर दिस एक्चुअली एफर्ट। हाँ तो जी, थोड़ा तो एफर्ट करना पड़ता है, लेकिन ये है कि भगवान की कृपा है कि इतना ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ता और जल्दी से होता चला जाता है, तो मीन्स अच्छा लग रहा है। और जैसे कविता लिखने में तो थोड़ा इमोशन सोचने पड़ते हैं किस टॉपिक पे लिखें, इसमें ये है कि आपको शब्द भी मिल रहे हैं, बस शब्दों को शब्द पलट भी फेर मिल करना रहे हैं, है। या आपको भाव भी मिल रहा है, शब्द भी मिल रहे भाव हैं। भी मिल आप रहा है, हाँ। हम्म, आपको बस उसको सिंप्लीफाई करके और उसको सिंप्लीफाई लिखना करके है। कविता रूप देना है जी। या तो कैन वी हैव फ्यू वर्ड्स? कवि उसके लिए, अच्छा मैं एक सेकंड निकालती हूँ। तो गीता के लिए काफी सारी कविताएं, मैं एक निकालती हूँ कि आत्म संयमी की क्या वो होती है। तो गीता का पहले तो एक मैसेज मैंने बड़ा अच्छा बनाया है कि काम होकर, काम से दूर रहकर बस अपना काम करो। काम होकर में शांत होकर, काम मतलब इच्छाओं से दूर रहकर और बस अपना कर्म करते रहो। तो ये हमें गीता मैसेज देती है। ब्यूटीफुल। तो हाँ, तो एक सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन जो होता है आत्म संयमी, क्योंकि हम लोगों को सबको होना चाहिए, तो उसके लिए अर्जुन जो सेकंड अध्याय है, दूसरा अध्याय है, उसमें पूछते हैं कि अब मैं कविता के रूप में बताती हूँ। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आत्म संयमी की क्या है परिभाषा? कैसे उठता बैठता है वह, कैसी होती है उसकी भाषा? बोले भगवान, त्याग कर अपने हृदय की सभी लालसा, संतोषी मन से करता है वो आत्मा की पूरी अभिलाषा। परम पिता से संबंध जोड़ना, यही है आत्मा की कामना। ये कामना पूर्ण होते ही मिलती है उसको दिव्य चेतना। यहाँ पर आजान का समय है, आजान हो रही है, आपको शायद आवाज आ रही होगी, हाँ लेकिन बिल्कुल चलिए। आवाज आ रही है, हाँ। हाँ जी, आगे थोड़ा सा सुनिएगा। ऊंचा लग रहा है। चाहे दुख मिल जाए कितना, दुख से नहीं वो घबराता। कितना सुख मिल जाए चाहे, अहंकार मन में नहीं लाता। काम क्रोध लोभ हो उसके हृदय में नहीं बसता। शुभ होगा या शुभ होगा, उसे इसका डर नहीं लगता। तो जब आप सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन हो जाते हैं, भगवान से स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं आप, तो ये जो छोटी मोटी चीजें होती हैं कि क्या सही होगा गलत होगा, इन सब से हमारा वो हट जाता है कि क्या हमें लाभ मिल रहा है, क्या हानि मिल रही है। ऐसी स्थिर बुद्धि वाला ही आत्म संयमी कह, कोई प्रेम करे या घृणा पर वो नफरत नहीं करता है। ऐसी स्थिर बुद्धि वाला ही आत्म संयमी कहलाता है। आगे सुनिएगा कैसे करता है वो। कछुए जी। की भांति इंद्रियों को, कछुए की भांति इंद्रियों को खोल में समेट लेता है। सपेरे की भांति उनको अपने वश में कर लेता है। तो जैसे कछुआ होता है, जब टाइम आता है उनको अंदर कर लेता है बिल्कुल अपने बॉडी को, तो ऐसे करके सेल में, समेट हाँ। लेना चाहिए हमें अपनी इच्छाओं को, और सपेरे की तरह उनको अपने वश में करके रखना चाहिए, क्योंकि हमारी इंद्रियां तो कुछ ना कुछ मांगेंगी, उनका काम है मांगना। पहले इच्छा जन्म लेती है और किस तरह से हम लोग उसमें फंस जाते हैं, तो ये बताया यहाँ पर भगवान ने। पहले इच्छा जन्म लेती है, फिर वो मोह जगाती है। इस मोह को पूरा करने की चाहत बढ़ती जाती है। चाहत जब पूरी नहीं होती, तब क्रोध को मिलता है बल। मस्तिष्क पर चढ़कर इसका होता है पल में वेग प्रबल। क्रोध प्रबल हो जाने से अच्छे बुरे का भेद मिट जाता है। बुद्धि भ्रमित हो जाती है और सर्वनाश हो जाता है। पर जो इस राग द्वेष से अपने को दूर रखता है, वही धीर संयमी व्यक्ति आत्म संयमी कहलाता है। तो ये है आत्म संयमी, भगवान बताते हैं कि कैसे है। तो इस तरह से कविताएं हर श्लोक के ऊपर, जैसे एक श्लोक है तो उसके ऊपर 2 लाइन 4 लाइन, तो इस टाइप से मैं जो जो श्लोक आता चला गया उसके तरह से बनाती चली गई। लेकिन इसमें मतलब बड़ा एक एक चीज इतनी अच्छी तरीके से बताई गई है कि अगर आप गीता पढ़ें तो सच में लगता है कि जो हम फालतू की इच्छाएं पाल रखी हैं, आजकल तो इच्छा ऐसी हो गई है कि हमारा फेसबुक लाइव कितने लोग देख रहे हैं, कितने नहीं देख रहे हैं, छोटी छोटी चीजों में इच्छाएं हो गई हैं।
तो हाँ, इच्छाएं खत्म करके जो करते चलो अपना काम, आगे बढ़ते चलो। कि देखिए जी आपने मतलब इन इन लाइंस में सब कुछ आ गया, सेल्फ रियलाइजेशन, उसके बाद जी। डिजायर्स भी आ गई कि डिजायर्स आर इनएविटेबल बट हाउ वी डील विद हम्म। देम, उसके साथ हम डील कैसे करते हैं, दैट इज डील इम्पोर्टेंट। कैसे करते हैं, और फिर डिजायर आती है तो साथ में आपको अगर डिजायर पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो क्रोध आता है, क्योंकि वो पूरी होती ही नहीं है। पूरी होंगी हाँ, तो ठीक है, खुश हैं, और पूरी नहीं होती फिर हमारा क्रोध बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है तो फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं तो हमेशा कहती हूँ डिजायर्स आर नॉट बैड, पर फिर उनके उनको पूरा करने के लिए एक्शन भी तो लो ना पूरा। जी, एक्शन लेने चाहिए। नहीं बिल्कुल। नहीं तो ये हमारे सारे थॉट्स यहीं पे रोटन हो जाते हैं, हाँ, स्टेल हो और जाते हैं। हमको समझना चाहिए क्या पॉजिटिव डिजायर है, क्या हमारे लिए अच्छी है, क्या हमारे लिए, इसमें भी कहा गया है कि क्या मित्र है क्या शत्रु है। तो क्या बिल्कुल। डिजायर हमारे लिए मित्र है क्या शत्रु है, ये समझना चाहिए। या या जी। सो तो अब मेरे को अब एक आगे और क्यूरियोसिटी हो रही है कि ये आप पोइट्री की ये जो एक इच्छा या एक हॉबी कह लीजिए या एक आपका इंक्लिनेशन है, ये शुरू कहाँ से हुई? एंड देन हम्म, अल्टीमेटली आप थिएटर तक भी पहुंच गई या यू हैव रिटन प्लेज आल्सो, जी जी जी। इसके वैसे तो बारे में पोइट्री बताइए। हाँ जी, वैसे तो पोइट्री बचपन में लिखती थे, जब 7th 8th में आए थे, फिर उसके बाद 7th 8th में जैसे मैं छोटी सी थी तो ऐसी कविता लिखती हम्म। थी, आई गुड़िया 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 आई आफत की तू पुड़िया, बिंदी पहने चूड़ी पहने वो लगा है बिंदिया, पर तू ना पहने चूड़िया, मतलब लाइक इस टाइप से। तो या मतलब बच्चों जैसी कविताएं बनाते थे, फिर मैगजीन, स्कूल मैगजीन में भी छपती थी। और फिर उसके बाद जब 12th वगैरह में आए तब भी काफी, क्योंकि उस टाइम पढ़ाई से मन बोर हो जाता है, तो उस टाइम खाली बैठे चलो थोड़ा सा कविता वगैरह लिख लें, तो वो लिख लेते थे। और शादी हुई तो फिर थोड़ा इनके लिए, हस्बैंड के लिए भी लिखनी शुरू की कविताएं। एक मैंने लिखी थी अच्छा। इनके लिए। हाँ, एक मैंने लिखी थी, जैसे इनका नाम है गिरिराज, तो उनका पूरा जो नाम है गिरिराज किशोर गर्ग, तो उसके ऊपर पूरी कविता लिखी थी कि इनके नाम के पहले पहले अक्षर से। सुनना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो सुनाती हूँ। गिला ना शिकवा खुदा से कोई, गा से, इनका नाम है गिरिराज किशोर गर्ग। तो हम्म। गी से, गिला ना शिकवा खुदा से कोई, रिश्ता जो मिला तेरे प्यार का, रातों को अक्सर देखा था जब ख्वाब तेरे दीदार का, किस्मत ने मुझको दे दिया आज शोहर मेरा दिलदार सा, रब से दुआ है इतनी बस, गम का ना अब कोई साथ मिले, रहूं तेरी बन दिल में हमेशा, गलती से भी ये साथ न छूटे। तो वाह। ये इनके नाम से बनाई थी मैंने तब उस टाइम पे। और फिर आगे बढ़ते चले गए, लेकिन ये होता है कि आप जब बच्चे हो जाते हैं उसके बाद आपका ये छिप जाता है कहीं जाके, पता नहीं, ये ऐसा आपका इंटरेस्ट है। ज्यादातर लेडीज के साथ होता है कि आपका टैलेंट धीमे धीमे करके आप बच्चों में इतने बिजी हो जाते हैं, भूल जाते हैं अपने को कहीं। फिर इसको उसके बाद जब ऐसे हम कह लोग सकते हैं थोड़ी प्रायोरिटीज अलग हो जाती है। जी जी, प्रायोरिटीज अलग हो जाती हैं, बिल्कुल। फिर मैंने यहाँ पर जब कतर में आए तो यहाँ पर हिंदी दिवस सेलिब्रेशन था, तो फिर मुझे लगा कि एनआईए, नॉर्थ इंडियन ऑर्गेनाइजेशन मिली, तो मुझे लगा कुछ अपनी कविता लिखनी चाहिए। फिर मैंने लिखना शुरू किया फिर से, और फिर उसके बाद लिखते चले गए, फिर नाटक वगैरह का भी मंचन करना शुरू कर दिया। तो इस टाइप से आगे बढ़ते चले गए, और अब तो खैर 4 5 साल से ज्यादा ही अच्छा चल रहा है। हाँ, तो जब थिएटर की बात करें तो कुछ अपनी थिएट्रिकल एक्टिविटीज के बारे में बताइए कि ये थिएटर में कैसे इंटरेस्ट पैदा हुआ, बिकॉज थिएटर एक थोड़ा हट के फील्ड है, और इसके जी लिए एक जी जी। आपकी एक खास ही एक खास इंक्लिनेशन होनी चाहिए थिएटर को समझने के लिए। हाँ जी। तो थिएटर के लिए बस यही था कि हमें कुछ ड्रामे वगैरह इसमें होता था कि कुछ ऑर्गेनाइज करने हैं, तो मेरा बेटा भी डांस के लिए थोड़ा वो करता था, संकोच करता था कि डांसिंग में शुरू शुरू में करते थे बच्चे। फिर मैंने कहा हम्म। चलो हम ड्रामे ड्रामे लिखेंगे, ड्रामे करेंगे। तो उसके बाद फिर अपने फ्रेंड्स के बच्चे कलेक्ट किए कि हम लोग ड्रामा शुरू करते हैं, ड्रामा करते हैं। तो एक ड्रामा किया, अच्छा सक्सेसफुल, बच्चों के रैगिंग के ऊपर था वो। फिर दूसरा क्या कि प्रेमचंद का ईदगाह लिया, उसमें थोड़ा सा मैंने फिर अपना पुट डाला कि बच्चे अपनी क्या क्या फीलिंग करते हैं वो चारों जब मेला घूमने जाते हैं,
तो उस टाइम पे वो उन लोगों की चायों की जो बातें होती हैं उसको मैंने ज्यादा आगे किया, और उसकी सेल्फी, चिमटा की जगह वो अपनी अम्मी के लिए सेल्फी लेके आया। तो उसमें चेंज करके थोड़ा सा वो किया था मैंने। और अब एक ड्रामा जो मेरा बहुत ज्यादा व्यूज पा चुका है, 60,000 से अबव व्यू हो चुके हैं उसमें। हम्म। तो जी हाँ, वो नुक्कड़ नाटक की थीम पे लिया था। तो उसमें मैंने क्या किया था कि जैसे हिंदी के साथ साथ कि आजकल जो टाइम, जैसे उसमें मैंने स्टार्ट सॉन्ग लिया था चप्पा चप्पा चरखा चले, तो उसके अकॉर्डिंग कि आजकल टाइम चरखा जो है, समय है कैसे बदलता जा रहा है, कैसे दादी या पोते का रिश्ता बदलता जा रहा है, कैसे सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों का बचपन बदलता जा रहा है। उसमें था कि जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, लेकिन अब मोबाइल के अंदर तो उसमें हर जैसे कुछ हाँ। उसमें से लिया। और उस टाइम वो चल रहा था ए मैन, हाँ उसमें बीच बीच में ये वाला वो मैं डालती थी उसमें, ए मैन तुझे हिंदी पे भरोसा नहीं किया हिंदी तू क्यों नहीं बोलता बोलता। वाह। तो जैसे कितनी, एक था उसमें सेंटेंस, कितनी भी तो रोटी खा, कितना भी तू पिज्जा खा ले, चाहिए तुझे रोटी 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 है बिल्कुल गोल गोल, वो एक आया था ना उसमें। तो उस तरह से था उसका। तो वो बड़ा अच्छा सक्सेसफुल हुआ और सब लोगों को पसंद भी आया, कितने कमेंट्स आए उसमें, कितने लोग स्पेशल फोन करते थे कि हमें भी लिखना है इसकी, हमें भी अपने यहाँ प्ले करना है, इसकी स्क्रिप्ट दीजिए, इसकी स्क्रिप्ट ये दीजिए। अपने आप तो में काफी, बहुत एंटरटेनिंग लग रहा है मुझे। हाँ। जी बहुत एंटरटेनिंग, आप भी जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा है। या डू शेयर द लिंक विद मी, आई जी विल जी वॉच इट। बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। ये तो बहुत एंटरटेनिंग है। तो कुछ जैसे आपने अपने प्लेस के बारे में और बताएं, और उसमें कुछ खास लाइंस जो सुनने में अच्छी लगे, जो कुछ मतलब पूरा प्ले तो अभी पॉसिबल नहीं है पढ़ना, जी ऑल्दो जी आई वुड जी रियली जी। लाइक टू लिसन टू, कि बट जैसे उसकी मैंने कुछ इसमें खास बताया लाइंस। कि, हाँ जैसे इसमें बताया मैंने कि इसमें मैसेज ये भी था कि आपको ये हिंदी के बारे में भी था, सोशल मीडिया का भी था कि सोशल, आजकल सोशल मीडिया से ही सोचते हैं क्रांति आ जाएगी, सारी फाइट सोशल मीडिया से करना चाहते हैं। तो इस टाइप का हुँ। मैसेज भी था, दादी पोते का क्या रिश्ता बदल गया है, ये सब चीज भी थी। तो इस तरह से थे, और भी काफी ड्रामे किए हैं, तो उनमें भी हर किसी में कोई ना कोई मैसेज होता है कि हाँ, एक दिवाली के ऊपर था कि हमें त्योहार का क्या वैल्यू होनी चाहिए, क्या ये होना चाहिए। और बाकी हिंदी दिवस पे बहुत हम लोगों ने किए हैं, एक हम मैंने कवि सम्मेलन भी उस टाइप से किया था कि जो पुराने हमारे कवि हैं, तो पूरा कवियों की तरह बिठा के बच्चों को उन्होंने कवि सम्मेलन किया था। और मैंने वो पूरा बीच जो सही संचालक वगैरह ये सब करके, और कविताएं उन्होंने पुराने कवियों की बोली थी, तो उसमें वो भी हुँ। बहुत अच्छा था, पूरा उसमें फन भी डाला था काफी बीच बीच में। या जी कोई ऐसा प्ले जो आपको बहुत आई मीन इंस्पायर करा है, या कोई जी। ऐसा जो मैंने देखे हैं या मैंने लिखे हैं, या जो आपने देखे हैं, और फिर उसके बाद आपने ऑब्वियसली लिखे भी हैं, मतलब बहुत इंस्पिरेशन लेके लिखे हैं, और कोई ऐसा प्ले जो अब बहुत टच कर गया आपको? जी ऐसे तो मीन्स टचिंग तो काफी होते हैं कि जब हम कोई चीज देखते हैं, ऐसा कोई मीन्स जैसे प्रेमचंद की भी कहानियां काफी इतनी अच्छी होती हैं, तो उनको भी काफी टच कर जाती हैं वो अपने दैट्स आप के उसको। जी। और बाकी तो मुझे इतना ज्यादा याद नहीं आ रहा। अ, जी एक मैंने जैसे एक मैंने प्ले देखा था वहाँ पे श्री राम सेंटर मंडी हाउस में, जिस लाहौर नहीं वेख्या। हम्म। दिस ब्यूटीफुल प्ले, आई मीन वो आज भी मेरे माइंड में अलाइव है। तो हाँ काफी काफी ऐसे होते हैं कि एकदम से टच कर जाते हैं, हाँ। लेकिन हुँ, अभी हुँ। ड्रामाज में इतने ज्यादा मुझे नहीं रिमाइंडर। हाँ, राइट। तो आपको क्या लगता है कि हाउ थिएटर कैन एक्चुअली कंट्रीब्यूट इन एजुकेशन सिस्टम? क्योंकि मैंने देखा है कि थिएटर से बच्चे बहुत सीखते हैं, जी एंड जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक थिएटर इन एजुकेशन है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि थिएटर एक सब्जेक्ट, एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स थ्रू थिएट्रिकल प्रेजेंटेशंस, थ्रू थिएट्रिकल आई मीन
इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, उस तरह से बच्चों को करवाना चाहिए। व्हाट इज योर व्यू? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप थिएटर के जरिए बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो एक तो आपका जो मेमोराइज होता है ना बच्चों को, वो बिल्कुल स्टेबल हो जाता है, फिर वो भूलते नहीं है। और जो भी हम्म। कुछ देखते हैं याद रखते हैं। और ज्यादातर थिएटर आप देखिए इंस्पिरेशनल होते हैं, तो अच्छे अच्छे उनका बिहेवियर, कल्चर, अच्छी चीजें देखते हैं, तो उससे अपने कल्चर को जानते हैं, दूसरे कल्चर को जानते हैं जहां कभी आप ड्रामा देखेंगे। और और फिर खुद खुद प्ले भी करते हैं, तो उनमें और ज्यादा बच्चों में आता है कि हमें उसके बारे में जानना चाहिए। और किसी भी चीज को हम्म। एक्चुअली जब हम ड्रामे के थ्रू देखते हैं, करते हैं, तो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और उससे आप वो बच्चों को सबसे अच्छा सिखाने का तरीका ही एक्चुअली ये है। और भाषा, लैंग्वेज सिखाने के लिए तो बिल्कुल जरूरी हाँ, है, क्योंकि जो आपकी आप लैंग्वेज की देखिए। सुंदरता है वो किताबों पढ़ के वो चीज नहीं आती, जितनी आप सुन के और समझ के आती है। हाँ, उसमें तो विजुअल्स होते हैं, ऑडियो बिल्कुल होता है, बिल्कुल, और ऑडियो थोड़ी होता है। एंटरटेनमेंट होती है। जी, इसीलिए मैं और देखती हूँ कि बच्चे कार्टून। हाँ, जी। आप उस टाइम का भी समझ सकते हैं कि जैसे आपके हिस्टोरिकल ड्रामे हैं, तो आप उस टाइम पे कैसी ड्रेसेस होती थी, क्या कल्चर हम्म। होता था, ये सब भी आपको सब चीजें समझ में आती हैं। और क्योंकि आप विजुअलाइज करते हैं तो वो मेमोरी में ज्यादा अच्छी तरह से रहती है। तो थिएटर को तो बहुत प्रमोट करना चाहिए सच में। बहुत प्रमोट करना चाहिए जी इनफैक्ट। बिल्कुल। माय डॉटर हरसेल्फ इज अ थिएटर आर्टिस्ट, वो फिल्म एक्टर है, थिएटर आर्टिस्ट है। जी तो मैंने मतलब तभी से मेरा भी थोड़ा इंटरेस्ट पड़ा थिएटर में। एंड आई रियली बिलीव कि थिएटर को हमारे मेन एजुकेशन सिस्टम में इनकलकेट करना चाहिए। हाँ जी। तो शालिनी जी, जैसे हाउ डू यू, आई मीन आप डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहती हैं, पोइट्री एक्टिविटीज, उसके बाद थिएट्रिकल प्रेजेंटेशंस, फिर आप काम भी करती है, यू आर अ ट्रेनर। तो किस तरह से फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ, किस तरह से बैलेंस करती हैं, कर पाती हैं या मुश्किल आती है? हाउ योर फैमिली सपोर्ट्स यू, क्योंकि फैमिली सपोर्ट के बिना तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होता है। हाँ जी, ये तो है बिल्कुल। फैमिली सपोर्ट तो आपको पूरा चाहिए ही चाहिए। तो इसमें मैं लकी हूँ कि मेरे हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं और बच्चे भी बहुत सपोर्टिव हैं। तो बच्चों बच्चे जो भी कुछ कहो, इवन हेल्प भी करते हैं काफी चीजों में। अब कंप्यूटराइज चीजें हो गई हैं, तो उसमें तो बच्चों की पूरी हेल्प चाहिए होती है। और बाकी अगर आपको कोई शौक है, तो आप एक साथ में कितनी चीजें मैनेज कर सकते हो। फैमिली को भी आप पूरा देख सकते हो। लेकिन अगर शौक नहीं है तो फिर मुश्किल होता है। अगर आपको वैसे भी शौक है, मैंने एक इंटरेस्ट है चीज, किसी चीज को करने का। जी एक चीज मैंने आपके उसमें पढ़ी थी। आई रेड इट एंड आई रियली लाइक्ड इट, और दैट वाज एन इंस्पिरेशन फॉर मी आल्सो। आपने लिखा था कि आप जो भी काम करती है ना, फिर उसी को ही अपना मतलब इंटरेस्ट लेके करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी कोई, जैसे जब मैं कोई काम करती हूँ तो बाकी चीजें भूल जाती हूँ। मैं अपना माइंड बिल्कुल उधर कंसंट्रेट कर लेती हूँ। जैसे मैं अब कविता लिख रही हूँ, अब चाहे टेबल पे कुछ गिलास पड़ा है या कुछ और पड़ा है, तो मैं वो नहीं देखती घर गंदा है कि क्या है। उस टाइम पे बस जो धुन है उसको ही करना है। और जब चाहे अब क्लीनिंग ही करनी है, तो क्लीनिंग के टाइम पे फिर उसमें लग जाती हूँ। मीन्स जो चीज कर रही हूँ उसमें कॉन्सेंट्रेट होके करती हूँ। अब जैसे ऑफिस जाती हूँ तो घर का भूल जाती हूँ कि घर में क्या खाना पकाना है, वो बाद में आके याद आता है। उस टाइम पे ऑफिस में ऑफिस का। तो ऐसे मीन्स उसमें इंटरेस्ट एक्चुअली पूरा होता है, तो फिर उसी में पूरा डूब जाते हैं, ये रहता है। ये मैंने, ये वाला जो ये क्वालिटी है ना, मैंने सक्सेसफुल लोगों में देखी है। जितने सक्सेसफुल लोगों से मैंने बात करी, वो अपने फील्ड में भी अच्छा कर रहे हैं, फैमिली लाइफ को भी पूरा अपना एक जस्टिफाई कर रहे जी हैं। वो कहते हैं, वो यही बोलते हैं इनफैक्ट, दैट जो काम जिस टाइम करो उसको पूरा फोकस करके करो। हाँ जी, ये तो है। क्योंकि आप एट अ टाइम एक ही काम कर सकते हो और उसी पे ही फोकस कर सकते हो। नो मैटर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, बट एक हाँ मोमेंट पे तो आप एक ही काम कर रहे हो ना। बिल्कुल बिल्कुल, एक मोमेंट पे एक ही काम कर रहे या सो दैट्स वंडरफुल। हैं। थैंक तो यू। आपने, और आपने में बड़ा अच्छा लिखा था कि आप जो भी काम करते हो पूरे इंटरेस्ट लेके करते हो, तो वहां से ना मेरे दिमाग की भी बत्ती जली मतलब। और एक मेरा फंडा है कि डोंट थिंक, जस्ट डू इट। कि ज्यादा जस्ट नहीं सोचो किसी काम को। कि वो भी, हम लोग काफी हाँ,
काफी चीजों में यही सोचते रहते हैं कि अरे यार पता नहीं क्या होगा, सही होगा गलत होगा। और अपना तो सबसे बड़ा रोग भी यही है, लोग क्या कहेंगे, तो ये भी एक बड़ी हाँ, प्रॉब्लम लगती है। तो ज्यादा सोचने का नहीं, जो आपका मन चाहे, जो आपको करना है उसको कर डालो। कर तो डालो। काफी हाँ, सोच, हाँ, और काफी अपॉर्चुनिटी ऐसी होती है कि अगर आप सोचने में लगे तो आपकी अपॉर्चुनिटी चली भी जाती है हाथ से। नहीं, तो इस, सोचने में तो इतना सर भारी हो जाते हैं, और जब एकदम से बस कर डालो ना, तो वो कर जी डाला तो बिल्कुल। आई मीन आप, अब वो फेलियर मिले सक्सेस मिले जो मिले, बट आपको हाँ, अच्छा फील फेलियर भी होता तो है, एक्सपीरियंस ही देके जाता है। एज ऑल्सो ऑब्वियसली। हम्म। तो शालिनी, आज तो शालिनी इज वेरी सक्सेसफुल एंड शी इज डूइंग अमेजिंग थिंग्स, नहीं, इतनी अभी सारी सक्सेसफुल तो नहीं हुए हैं खैर, अभी तो बहुत आगे है। यू आर, मेरे लिए तो आप सक्सेसफुल हो राइट नाउ। हम सोच सकते हैं कि वी आर सक्सेसफुल राइट नाउ। तो मतलब आज तो इतना कुछ कर रहे हो, बट एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। जी। एक 16 years ओल्ड शालिनी को आप क्या मैसेज दोगे? 16 ईयर ओल्ड शालिनी को, या हाँ, ओके। तो जैसे कभी कभी हमें रिग्रेट होता है कि बच्चों से यही कहना चाहूंगी कि जो आपकी विश हो, जैसे आपको सब्जेक्ट भी, आपको अगर जैसे 16 ईयर ओल्ड आपने बोला, तो आपको पढ़ाई में जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो वो लेना चाहिए। जैसे मुझको मैथ्स पसंद था बहुत, लेकिन मेरे पापा ने बोला बेटे मैथ्स लड़कियों के लिए बायोलॉजी बहुत अच्छी होती है, तुम बायोलॉजी लो। तो मैंने लिया, लेकिन जो मैथ्स का इंटरेस्ट था वो मैं अभी भी सोचती हूँ पापा से मैंने क्यों नहीं कहा कि मुझे मैथ्स लेना है। और ऐसे ही शादी वगैरह के टाइम पे भी अगर आपका मन पूरा सेटिस्फाइड हो तभी हाँ करना चाहिए, या कोई भी चीज है अगर आपको मतलब, चाहे आप बच्चे हैं चाहे कुछ हैं, लेकिन आपका एक डिसीजन होता है, तो आप अगर सेटिस्फाइड हैं तभी आप उसमें यस बोलें। नहीं तो पेरेंट्स को कन्विंस करें कि नहीं मुझे ये करना है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि थोड़ा बहुत कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए। होनी चाहिए, देयर हैज टू बी बैलेंस, आई मीन बच्चे पेरेंट्स की बात सुने और पेरेंट्स बच्चों की बात सुने। जी बिल्कुल। So I think then some because being a career counselor, I happen to meet so many cases जहाँ पे एक लिसनिंग नहीं होती, बिटवीन कोऑर्डिनेशन नहीं होता पेरेंट्स और बच्चों के बीच। और हमारे अगर तो वो पेरेंट्स बहुत अच्छे, मतलब बहुत मीन्स फ्रेंडली हैं, मीन्स कोई भी ऐसा नहीं था, लेकिन ये था कि चलो ठीक है, जो पापा ने बोला है, जो बोला ठीक हाँ होगा। ठीक है, वो तो तो राइट। हाँ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। और आगे सक्सेसफुल भी हुए, लेकिन ये था कि अगर वो लिया होता तो शायद कुछ और बात होती। मैथ्स आप अभी कर सकती हैं, बुक्स उठाइए मैथ्स करना शुरू कर दीजिए। हाँ हाँ, वैसे मैं ट्यूशन भी पढ़ा सकती हूँ। मैं जितनी ऑब्वियसली क्लास तक, हाँ, जितनी क्लास तक पढ़ा उतने को पढ़ाती हूँ मैं मतलब टीचिंग एकदम इज टिप द, पे रहता है। और हाँ केमिस्ट्री एमएससी टीचिंग की, इज द, केमिस्ट्री बीएससी तक पूरा किया, एमएससी तो नहीं की थी, लेकिन उसके अभी हम मुझसे कोई फॉर्मूला पूछे वो नहीं बता पाती। कोई बात नहीं, वो तो प्रैक्टिस से, टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। जी 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 बिल्कुल। तो ओके शालिनी, हु इज योर इंस्पिरेशनल फिगर, लाइक कौन ऐसा है जो आपको इंस्पायर करता है बहुत? इंस्पायर सबसे पहले तो पेरेंट्स ही करते हैं खैर। बिल्कुल। और जी, मेरे दादा दादी जी भी बहुत इंस्पायर करते हैं, उनसे हमने बहुत चीजें सीखी कि कैसे मतलब इतनी अच्छी नेचर थी उनकी कि सब लोग इतनी तारीफ करते हैं उनकी, तो कि ऐसा बनना चाहिए। और फिर उसके बाद जैसे कि अम, अभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी बहुत इंस्पायरिंग हैं। विवेकानंद जी को बहुत इंस्पायर, उनका उनका मेरे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा है, उनके बारे में बहुत बुक्स पढ़ती थी। और अभी जैसे हम लोगों ने अभी मैं गीता के लिए उनके प्रभुपाद जी की वो सुनती थी, लेक्चर सुनती थी, तो उनका भी इंस्पायरेशन पढ़ा। उनका भी कि मतलब उन्होंने इतनी बड़ी एज में जाके उन्होंने उसका इस्कॉन के लिए इतना किया, 69 की अबव की एज में भी गए थे बाहर। जी। और एक उनके इस्कॉन में है राधा स्वामी, उनकी एक बुक थी अनोखा संसार, अनोखा सफर। तो उनकी जब स्टोरी पढ़ी तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मीन्स कैसे एक बाहर के होके इंडिया आने के लिए इतने बेचैन थे वो,
बहुत प्यारी बुक है, और बहुत उन्होंने अच्छा इंडिया में के बारे में, फिर कहाँ वो हिमालय तक गए, बहुत अच्छे उसमें था। तो उनसे भी काफी इंस्पिरेशन मिला कि अगर आपको कुछ करना। What's the name of the book? एक राधानाथ स्वामी है, उनकी बुक है, इंग्लिश में है द जर्नी बैक टू होम, हिंदी में अनोखा सफर। Okay. बहुत अच्छी बुक है। उसको मतलब मुझे ज्यादा नॉवेल बुक्स पढ़ने की वैसे आदत नहीं है, लेकिन उसको मैंने 3-4 दिन में खत्म कर दिया, इतना इंटरेस्टिंग है, बीच में छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। राइट, राइट, राइट। तो अभी एक पोइट्री का पीस हो जाए। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं एक सेकंड। ओके, जैसे मैंने मैथ्स की बातें की, आज पता नहीं मैथ्स की बातें आपने 16 साल की लड़की के लिए पूछा तो निकल आई। तो मैं प्यार भी मैथ्स के अकॉर्डिंग ही बताना चाहूंगी। तो सुनिएगा, ये प्यार का गणित है साहब, ये प्यार का गणित है साहब, थोड़ा सा है मुश्किल, जरा धीरे धीरे करना, जरा होले होले करना, जरा धीरे धीरे करना, जरा होले होले करना। जब आंखें मिलती हैं तो दो की चार होती हैं, आंखें दो की चार होती हैं, पर जब दिल मिलते हैं तो क्यों दो के एक हो जाते हैं, पर जब दिल मिलते हैं तो क्यों दो के एक हो जाते हैं। फिर चाहत बढ़ती है बेमिसाल गुणनफल बनकर, चाहत बढ़ती है बेहिसाब गुणनफल बनकर, दर्द बढ़ जाते हैं आधे आधे उन्हें हमदर्द समझकर। चाहतें मल्टीप्लाई हो जाती हैं और दर्द डिवाइड हो जाते हैं। प्यार में यही होता है। खुद से ज्यादा फिर होती है एक दूसरे की परवाह, खुद से ज्यादा फिर होती है एक दूसरे की परवाह, उनके सपने उनकी इच्छा बन जाती हैं अपनी चाह, उनके सपने उनकी इच्छा बन जाती हैं अपनी चाह। अब आगे लेसन है, उसको सुनिएगा। बस ये परवाह का प्रतिशत, बस ये परवाह का प्रतिशत ज्यादा ना बढ़ाना, ज्यादा ना बढ़ाना, सोच समझ कर ही बढ़ाना। गर बढ़ गया तो, गर बढ़ गया तो परवाह इज इक्वल टू नियंत्रण हो जाएगा। परवाह और नियंत्रण, केयर और कंट्रोल, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसको इक्वल नहीं बनाना है। तो गर बढ़ गया तो परवाह इज इक्वल टू नियंत्रण बन जाएगा, और मासूम प्यार को केवल एक कोष्ठक दे जाएगा, कोष्ठक मीन्स ब्रैकेट दे जाएगा, उसमें लिमिटेशन दे देना है ये। जी जी जी। तो ये कोष्ठक करेगा फिर एक दूसरे की सीमा तय हर पल, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। तो ये कोष्ठक करेगा फिर एक दूसरे की सीमा तय हर पल। और वो क्यों करते हैं कि वो आपको चाहते हैं, आपकी परवाह करते हैं, लेकिन वो परवाह नियंत्रण लगने लगता है। तो ये कोष्ठक करेगा एक दूसरे की सीमा तय हर पल, बन जाएगा वो बंधन, मासूम प्यार था जो कल, फिर वो बंधन लगने लगता है। ये प्यार का समीकरण दोनों ओर से टकराएगा, ये प्यार का समीकरण दोनों ओर से हर पल टकराएगा। ये चाहत का मूल्य, ये परवाह का मूल्य पल में शून्य हो जाएगा, ये चाहत का मूल्य, ये परवाह का मूल्य पल में शून्य हो जाएगा। भूल जाएगा कभी वो एक दूसरे की खातिर जान छिड़कता था, कितनी मोहब्बत करता था, हर पल कितनी चाहत रखता था, कितनी मोहब्बत करता था, हर पल कितनी चाहत रखता था। तो बस प्यार है, प्यार को आप बढ़ाएं, कुछ भी करें, लेकिन परवाह करें पर नियंत्रण ना करें। जहां नियंत्रण किया वहीं प्यार में फिर ब्रेकअप्स आने लगते हैं। ग्रेट, ग्रेट। तो मतलब आज आपने पूरा मैथ्स डे बना दिया। हाँ जी, इसको ज्यादा ही मैथ्स हो गया लगता है। आप 16 इयर्स में भी चली गई, और फिर आपकी वो जी मैथ की मेमोरीज भी अलाइव हो गई। हाँ जी बिल्कुल। ग्रेट। तो एक अच्छी पोइट्री के क्या एलिमेंट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू यू? जैसे हर किसी अच्छी का व्यू पोइट पॉइंट अलग अलग होता है। आप व्हाट इज अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ गुड पोइट्री? इमोशंस होने चाहिए, और ऐसे होने चाहिए जो सामने वाले को भी जोड़े हो आप उससे। आपकी पोइट्री जब उसके दिल को छूती है कि हाँ मेरे साथ, मेरी लाइफ में भी तो ऐसा ही है, मेरी भी ऐसी ही लाइफ है, या मतलब उसको भी जो उसके दिल की बातें हैं रिलेट वो कर उसको सके पोइट्री में, उससे। या पोइट्री में रिलेट कर सकें। और कुछ शब्दों की सुंदरता तो होनी ही चाहिए। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और शब्दों की सुंदरता और जो पोइट्री के नियम है उनमें भी थोड़ा सा, ऐसा नहीं हो कि केवल भावों में बह जाए और फिर पोइट्री पोइट्री सी ना लगे, वो भी नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा अच्छे से
उसको उसमें एक सुंदरता भी होनी चाहिए, राइमिंग भी होनी चाहिए, प्रॉपर जो पोइट्री के नियम है उनमें भी होना चाहिए, भाव तो सबसे ज्यादा है, भाव होने चाहिए। मैं तो इस चीज को मानती हूँ कि पोइट्री इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। मतलब इसके लिए एक हाँ खास जी। आपका इसके लिए एक खास आपका वो एक होता है ना, आप खास मटेरियल के होते हो। पोइट्री के लिए जैसे मैं अनुपम जी को देखती हूँ, सिंस शी इज अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। बहुत लिखती हैं। या वर्ड्स कम टू हर एंड वो फटाफट हम्म। लिख देती है। तो हाँ ये मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है ये, एक हाँ जी, ये इनबिल्ट तो ही कह होता है। सकते हैं। हाँ जी, इनबिल्ट ही होता है, माँ सरस्वती की कृपा ही होती है कि हाँ आप बिल्कुल। उस चीज को सोच सकते हैं और उसके ऊपर जल्दी से उनको शब्दों को वो कर सकते हैं, प्रो सकते हाँ हैं माला मतलब में। शब्दों को तो फिर भी लिख लो, वो पोइट्री की फॉर्म में लिखना बड़ा जी जी। हाँ जी। नॉट माय कप ऑफ टी, आई मस्ट से। पोइट्री की फॉर्म में लिखना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ कह सकते वो हर हैं। किसी की नहीं है। ओके, तो शालिनी, वी ऑल हैव सम लो मोमेंट्स इन आवर लाइफ, so how do you handle जी। that? कभी जैसे, but I'm sure that you are very happy most of the time, but जब भी कभी कुछ लो मोमेंट आता है, how do you cope up with that? हाँ जी, जब से एक्चुअली जब से कविताएं लिखनी, मतलब मैंने जो उस टाइम पे तो छोड़ दी थी जब बच्चे बड़े हो गए थे, लेकिन अभी तो मैं लिखती हूँ काफी कविताएं। तो अभी कभी मूड खराब होता है, वैसे अगर मूड खराब होता है तो मैं सबसे पहले तो चाय बना के पीती हूँ। अरे वाह! पहले पहले म्यूजिक लगाती थी, चाय ला पीती थी, लेकिन अभी सब जब मूड लो होता है तो मैं सोचती हूँ ये तो अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे कुछ लिखने के लिए, तो अभी और उसको चाय ऐसे पीने के लिए? चाय तो चलो अलग बात है, चाय भी सही है, लेकिन अभी उसको एज एन अपॉर्चुनिटी मानती हूँ कि चलिए कुछ लिखने के लिए मैटर मिला आपको, कुछ लिखते हैं, और फिर अच्छा लिखा जाता है। मीन्स क्योंकि जब आप खुश हैं तो आपको वो भाव नहीं आता, मतलब नहीं लिख पाएंगे ना कुछ दुखों को की चीजें, नहीं हो पाता वो दुख जब तक फील नहीं करोगे। तो जब फील आता है तो फिर मैं उसमें पोइट्री लिखती हूँ, फिर आके सुनाती भी हूँ इन्हें, देखो मैंने ये लिखा है। तो ये भी खुश हो जाते हैं, फिर झगड़े भी खत्म हो जाते हैं। अरे वो आपके हस्बैंड तो मुझे लगता है हमेशा आपसे इम्प्रेस रहती होंगे, आप उनकी तारीफ में इतनी पोएम्स लिखती हैं। नहीं, तारीफ में भी लिखती हूँ, जब झगड़े होते हैं तो उसमें भी लिख देती हूँ। तो अच्छे से सुना भी देती हैं। एक सुनाती हूँ मैं आपको। ओके, जी। जस्ट अ सेकेंड, छोटे सा है, 4 लाइनों का। हम्म। दुनिया को ये लगता है मेरा बलमा भोला है, दुनिया को ये लगता है मेरा बलमा भोला है, पर कैसे बताऊं मैं बारूद का गोला है, पर कैसे बताऊं मैं बारूद का गोला है, दुश्मन का फौजी वो लगता तो जोगी है, दुनिया को जोगी लगता है ना, या दुश्मन का फौजी वो लगता तो जोगी है, बर्फीला ओला है वो धधकता शोला है, बर्फीला ओला है वो धधकता शोला है। तो ऐसे ही होता है। इट्स हाईली एंटरटेनिंग। तो चलिए, यही ये होता है तो कि सुन कुछ। मजा आया। तो अभी तो एज ए राइटर तो अभी तो अपॉर्चुनिटी ही लगती है, अगर कोई लो मोमेंट भी आता है तो मीन्स कुछ लिख लिया नहीं जाए, एक्चुअली, और फिर और ये एक्चुअली ये टिप भी होती है कि आप अगर कोई चीज को लिखेंगे, या आप अगर कल मैंने शायद आपके आज ही आपके में भी सुना था मैंने, आपने ही उसमें बोला था वो जो मैंने आपका सुना था गुरवाणी का, हुक्मनामा। हाँ हाँ हाँ। तो हुक्मनामा में। जी, तो आप लिख लीजिए। देखिए आपकी बात एकदम से मैं उसमें ही आ गई, आपके ही विचार। लिख लीजिए, हाँ हाँ उसको हाँ। फेंक दीजिए। बिल्कुल। उसको लिख के फिर मतलब आपकी काफी सारी प्रॉब्लम तो वहीं पे सॉल्व हो जाती है, जब यहाँ बिल्कुल। से पेपर पे आपके इमोशंस आ जाते हैं तो। हाँ जी।
तो और मैं तो ये भी मानती हूँ कि जैसे कभी लो मूड, तो हम उसको प्रॉब्लम मानते हैं, बट देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी इन द प्रॉब्लम। एक्चुअली। अब देखिए, आपकी एक पोएम बन जाती है। हाँ जी, पोएम बन जाती है। और काफी बार ऐसा होता है कि आपको मतलब उसको फेस करना आता है आपको, मतलब अपॉर्चुनिटी है अगर आप उसको सही वे मिले। जब आप लिखना शुरू करते हैं तो मुझे लगता है प्रॉब्लम तो वहीं पे सॉल्व हो जाती है, क्योंकि जो चीज आप डील कर रहे हो, वंस यू स्टार्ट राइटिंग इट, whether in the form of an article or in the form of a story or in the form of a poem, हम्म। आपको बीच बीच में उसको सॉल्व करने के, उसको डील करने के भी हाँ, यस, टिप्स मिल जाते हैं। टिप्स मिल जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब राइटिंग में यही तो एक बहुत बड़ी ब्यूटी है। बहुत बड़ी ब्यूटी है। या अपने आप आपको टिप्स मिल जाते हैं, जैसे आपकी किसी और भी चीज की प्रॉब्लम है या किसी के साथ भी प्रॉब्लम है, चाहे रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, या कुछ भी हो, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि क्या है, क्या वो गलत है, क्या सही है, आ जाता या है। अब एक मैसेज दीजिए लेडीज के लिए। आई मीन देयर आर लेडीज बहुत कुछ करना चाहती हैं, जैसे आपने बताया ना कि गीता में भी लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा है, हर होली बुक्स में, कि इच्छाएं तो होती हैं, जी। क्योंकि हर इंसान के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, इतना पोटेंशियल है, तो फिर पोटेंशियल है तो फिर इच्छाएं भी हैं। बट हाँ जी, हाँ जी। क्या मतलब कई बार होता है ना कि वो अपना पैशन पूरा नहीं कर पाती है, मे बी फैमिली में इन्वॉल्व होती हैं, या कई तरह के जिंदगी में और काम होते हैं, कई बार सर्वाइवल का एक इशू रहता है कि कुछ मनी अर्न करना है, तो अपना पैशन, अपनी हॉबी वो नहीं फॉलो कर पाती, पूरी नहीं कर पाती, उनके लिए आप मैसेज क्या देंगे? हाँ जी, हम लोगों की एक ये रहता है कि हम लोग अपने पैशन को भूल जाते हैं, जी। याद नहीं रहता। और बच्चों के पैशन के लिए हम चाहे लड़ लें, चाहे मतलब उनके लिए हम पूरा सोचते हैं कि उनको हमें ये करवाना ही है, उनके लिए पूरा लगे रहते हैं। हस्बैंड का पैशन होता है, उनका भी सम्मान करते हैं, उनका भी वो चाहिए जो उन्हें करना है। तो अपने को हम भूलते चले जाते हैं कहीं ना कहीं। तो सबसे अच्छा है कि आप अपने लिए फ्री टाइम जरूर निकालिए, कुछ अपने बारे, इसी के लिए कहते हैं एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी, कि आप अगर कुछ चैंटिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, गॉड के सामने बैठते हैं, तो कुछ आपको अपने बारे में सोचने का समय मिलता है। हम वो खाली समय, आज का हमारा समय हो गया है कि व्हाट्सएप, टीवी, या कुछ भी अपने लिए, या मतलब एक ब्लैंक टाइम थोड़ा निकालना चाहिए, 5-10 मिनट का, जिसमें माइंड आपका बिल्कुल शांत हो, किसी चीज के बारे में ज्यादा ना सोचे। बिल्कुल। तो उस टाइम आप आपको अपने बारे में फिर याद आता है कि मतलब मैं मुझे क्या करना है, क्योंकि आप जब खाली हैं बिल्कुल, तो कुछ अपने बारे में, अपना बचपन भी याद आता है, अपना वो भी याद आता है, टाइम भी याद आता है। तो कुछ अपने लिए जरूर करना चाहिए, सोचना थोड़ा चाहिए अपने बारे टाइम में। निकालिए, बट हाँ, और थोड़ा सा आपको कभी कभी कुछ करना भी, मतलब दिखाना भी पड़ता है, तो आपको कुछ मतलब कुछ फाइट करना हो, कुछ मतलब थोड़ा बहुत तो आपको संघर्ष करना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है जैसे मैं कहती हूँ भाई। थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के, जैसे जी जैसे मुझे बिल्कुल। सिंगिंग का शौक है, मुझे मुझे डांसिंग का भी शौक है, ऑल्दो अब इसमें इतना तो नहीं कुछ कर पाते, वी आर नहीं, नॉट लेकिन आपको प्रोफेशनल। अगर जैसे डांसिंग का शौक है, थोड़ा टाइम निकाल के आप, हाँ, ठीक है, मैं आप यही अपने करती घर। हूँ। हाँ, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि वो अपने अंदर का जो आपकी जो एक बचपना है, जो एक लेडी है, उसको मरने नहीं देना है, उसको वो जिंदा रखना अलाइव है, रहता और है फिर। अल्लाह ही रहता है, और हाँ, आपके मैंने फेस जैसे पे वो मुझे चमकता है। पेंटिंग किया। जी, आपके फेस पे वो दिखाई देता है कि आप कितना उसको चाहते हैं, किसी भी चीज को ना, आपको देखने का किसी भी नजरिया चीज भी को, चेंज हाँ, हो जाता है। चाहे आप हाँ उसको जी। प्रोफेशन मत बनाइए, पर मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा। अब मुझे ड्राइंग का शौक है, स्केचिंग अच्छी लगती है, पेंटिंग अच्छी लगती है, तो हाँ जी, ऐसा नहीं है कि अब उसको हम प्रोफेशन तो नहीं बना सकते ना, बट कभी कभी मैं उसके साथ टच में मेरा रहती भी, हूँ कि मैं भी मैंने वही, जब खाली होते हैं तो कभी कोई चीज अच्छी सी दिखाई देती है कि हाँ, तो फिर लगता है कि इसको करना चाहिए। मैंने एक बड़ी सुंदर कृष्णा की मैं, पेंटिंग बनाई थी, तो अच्छा, वो भी है। हाँ, 2-3 बना रखी है मैंने, तो वो भी कर लेती हूँ अगर पास में थोड़ा। पड़ी हुई तो दिखा सकती हैं? इट इज पास में नहीं, नियर टू एक्चुअली यू। मैंने वो वॉल पे बनाई है। अच्छा, हम्म, वाह।
जी जी जी। तो बहुत मैं फोटो भेजूंगी बाद में, या इसमें हाँ, कमेंट से बाद में वी विल शेयर भेजूंगी। द फोटो, या मैं यही हाँ हाँ। क्वेश्चन आपसे आगे पूछने वाली थी कि जब आप घर का काम नहीं कर रही होती, ट्रेनिंग नहीं कर रही होती, राइटिंग नहीं कर रही होती, तो उस टाइम फिर आप क्या कर रही होती? मतलब हाँ व्हाट आर जी। योर अदर हॉबीज? हाँ, तो तो वही अभी है ये तो कि पता चल कभी गया कि जैसे आप। ड्राइंग कर लिया, बाकी आजकल तो फ्रेंड्स वगैरह से चैटिंग वगैरह कर लिया, ये सब भी चलता रहता है। और बाकी बिल्कुल। हॉबीज में तो हाँ, गार्डनिंग हो गया थोड़ा बहुत, और हाँ, जैसे इसका भी क्राफ्टिंग वगैरह का भी शौक है। इसका क्राफ्टिंग भी क्राफ्टिंग हो जैसे गया। कोई, हाँ जैसे कुछ चीज घर में डेकोरेशन का या कुछ है, तो ये भी, इसका भी अच्छा, कभी मन करता है कि इसको कुछ चेंज करना चाहिए या ये करना चाहिए, तो वो इसमें भी अच्छा लगता है, मन लगता है। और बाकी घर में इतने काम है, क्लीनिंग वगैरह में भी मुझे अच्छा मजा आता है कि आज मुझे अपना मजा कबर्ड आता है। ठीक करना है, आज ये करना है। तो वो भी चाहिए, वो भी काम बहुत जरूरी Yeah, होते हैं। one, I mean, you are one person whom I find that fully alive, तो हर काम में इंटरेस्ट लेते हो। भी मतलब जी बिल्कुल। गार्डनिंग का इनफैक्ट अनुपम को भी बहुत शौक है उसका। उसका जो गार्डन है दैट्स ब्यूटीफुल, आई मीन फुल ऑफ फ्लावर्स एंड हाँ। एकदम से वो कहते हैं ना खिला खिला। जी। या आई मीन आज मुझे लग रहा है कि आई मेट वन पर्सन हु इज थॉरली अलाइव, टच वुड। मतलब घर के कामों में भी इंटरेस्ट लेना, राइटिंग में भी इंटरेस्ट लेना। आई एम श्योर ट्रेनिंग भी आप पूरे पैशन से करती होंगी। हाँ एक बार जी ये भी बहुत। बताइए किस ट्रेनिंग किस चीज की होती है? आई मीन। अच्छा, हाँ जी, तो मैं ना यहाँ पर जैसे जो फॉरेनर्स होते हैं, उनको हिंदी स्पीकिंग सिखाती हूँ। हाँ। तो उन लोगों को साइट पे बोलने के लिए हिंदी सीखनी होती है, या वैसे किसी और चीज के लिए भी हिंदी सीखनी है, तो मैं हिंदी सिखाती हूँ उनको। तो उसका ट्रेनिंग देती हूँ। तो यहाँ पर तो क्या था कि मुझे हिंदी, क्योंकि हम लोगों के यहाँ ज्यादातर हिंदी कैसे राइटिंग से शुरू होती है, काखा गा से स्टार्ट होती है हिंदी। अब उनको मुझे वो तो नहीं सिखाना था, मुझे हिंदी स्पीकिंग सिखाना था। तो उसके लेसन फिर या मुझे यहाँ पर कोई ज्यादा बुक्स भी नहीं मिली। फिर मैंने खुद ही तैयार किए कि क्या पहले क्या पढ़ाना है, कैसे करना है। तो और बहुत अच्छा लगता था उन लोगों को कि हर लेसन के बाद वो बोलते थे हाँ दिस इज सो इफेक्टिव, तो मीन्स अच्छे से। और बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर काफी चेंज भी आया। और बड़ा अच्छा लगता है कि जो आप सिखा रहे हैं और वो लोग बहुत इंटरेस्ट से सीख रहे हैं और तारीफ भी करते हैं। ये बड़ा अच्छा और लगता फिर है आपकी आपकी जो मदर टंग है, मातृभाषा है, वो लोग आप सिखा हाँ, रहे हो और उनको। हाँ, और जब वो बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है ना मुझे। और फिर बोल देते हैं मुझे थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ। राइट। तो शालिनी, कोई मैसेज फॉर दिस कमिंग जनरेशंस आई वांट यू टू गिव, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं, जैसे मी बीइंग अ जी करियर काउंसलर, मैंने देखा है बहुत कंफ्यूज भी रहते हैं। कईयों को बहुत क्लैरिटी भी होती है, बट सो मेनी ऑफ आवर चिल्ड्रन आर क्वाइट कंफ्यूज्ड एज वेल। उनको नहीं पता कि आगे क्या करना है, करियर क्लैरिटी नहीं होती, साथ में बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट होता है उनका, और एक्चुअली अभी अल्टीमेटली इंटरेस्ट ऐसा हो गया है क्या। कि मीन्स करना चाहते हैं सब कुछ, लेकिन अभी मैंने देखा है कि पेरेंट्स भी बच्चों को इतना ज्यादा वो करते हैं, हर कोर्स में एडमिशन दिला देंगे, और बच्चे घर पे आके उस चीज की प्रैक्टिस भी नहीं करते। करने जा रहे हैं बहुत सारी चीजें की प्रैक्टिस, लेकिन किसी चीज को, एक प्रॉपर चीज को इसमें नहीं करते कि उसमें स्पेशलाइजेशन हो या उस चीज को मैं आगे बढ़ाऊं। 1 2 3 महीने एक चीज करते हैं, फिर दूसरी चीज करते हैं, इस टाइप से बच्चों को आजकल ज्यादा से मैंने देखा है। एक्चुअली हाँ बचपन में ये होना भी चाहिए, बिकॉज जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, और एटलीस्ट 9th क्लास 10th क्लास तक तो मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ कि आप अपने बच्चे को खूब सारा एक्सपोजर दीजिए। उसको हाँ जी। force में कुछ करना है, क्योंकि जब तक बच्चे को एक्सपोजर नहीं मिले, काम करने को नहीं मिलेगा, तब तक उसको अपने बारे में पता नहीं चलेगा। पता नहीं सो चलेगा कि मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है। तो आप उसको अभी एक्सपोजर दीजिए, बाय द टाइम चाइल्ड इज लाइक 18 19 इयर्स ऑफ एज, 20 इयर्स, तो वो अपने आप ही अपनी लाइन उस हिसाब से ढूंढ लेगा, पर एक्सपोजर जरूरी है। मैं बच्चों के लिए कविता के माध्यम से, एक बार मैं उसमें बच्चों के कंपटीशन में जज बनी थी, तो
वहां पर प्रतियोगिता थी हिंदी कविताओं की, तो उसमें मैंने बोला था, मैं वही बोल देती हूँ। Sure. चाहे जीतो चाहे हारो, पर तुम मुस्कुराना, दिल में अपने कभी ईर्ष्या को ना जगाना। चाहे जीतो चाहे हारो, पर तुम मुस्कुराना, दिल में अपने कभी ईर्ष्या को ना जगाना। बस सीखने का जज्बा दिल में बनाए रखना, बस सीखने का जज्बा दिल में बनाए रखना। जीवन की हर परीक्षा में जरूरी है भाग लेना, जीवन की हर परीक्षा में जरूरी है भाग लेना। चाहे जीतो चाहे हारो, पर तुम मुस्कुराना। बच्चे बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, जरा सा एक पॉइंट से हार गए तो भी डिप्रेस हो जाते हैं। और आगे फिर क्योंकि हिंदी की प्रतियोगिता थी और बच्चों के हाथों में ही अभी हिंदी का हमारा वो है, हिंदी हमारी मातृभाषा का, आगे वो ही आगे बढ़ाएंगे। तो 2 लाइनें उसके लिए। हिंदी से देश का तुम गौरव सदा बढ़ाना, हिंदी से देश का तुम गौरव सदा बढ़ाना, अपनी मातृभाषा को कभी ना भुलाना, अपनी मातृभाषा को कभी ना भुलाना। चाहे जीतो चाहे हारो, पर तुम मुस्कुराना। जी। That's beautiful. तो और कुछ आप अपने दिल की बात करना चाहती हैं? कोई ऐसी बात जो मैंने नहीं पूछी बट आपके दिल में है, आप बताना चाहती हैं या कुछ पूछना चाहती हैं? जी, दिल की बात तो बस यही है कि सबसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि चाहे लव यू जिंदगी, अपनी जिंदगी को लव करो, जितना लव करोगे उतना आप खुश रहोगे। बिल्कुल। उसमें 4 लाइनें। चाहे मुश्किलों से हो भरा सफर, चाहे फूल बिछे हो राहों पर, बस चलना तू मस्त इस कदर और कहना केवल बस ही लव यू जिंदगी। जब मन तेरा उदास हो और निराशा ही बस हाथ हो, थोड़ा सा रखना तू हौसला और कहना केवल बस ही लव यू जिंदगी। ना ज्यादा कुछ तू सोचना, ना ज्यादा बातें तोलना, ना ज्यादा कुछ तू सोचना, ना ज्यादा बातें तोलना, बीते पल को बस भूल कर कहना केवल बस ही लव यू जिंदगी। और अंतिम पंक्तियां हैं। लहरों से उठती कुछ ख्वाहिशें जो वापस मन में छिप जाएंगी, आती हैं ख्वाहिशें वापस छिप जाती हैं। लहरों से उठती जो ख्वाहिशें जो वापस मन में छिप जाएंगी, वो कर ले पूरी बस आज ही और कहना केवल बस ही लव यू जिंदगी। तो बस ब्यूटीफुल। जिंदगी को लव कीजिए जैसे भी आपको, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं दूसरे की लाइफ में देखते हैं, अरे वो तो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, हम तो ये नहीं कर पा रहे हैं, हम ये नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर जो टैलेंट है, आप में जो अच्छाई है, जो आपको भगवान ने दिया है, वो किसी और को नहीं दिया। तो आप अपने अंदर देखिए, अपनी अच्छाइयों को देखिए और उसमें खुश रहिए। अपनी जिंदगी को जो दिया है उसमें खुश रहिए, क्योंकि खुश रहने के तरीके बहुत हैं, फाइंड करना है बस। वाओ! जी। So, if I talk about you, are you a social media person or book person? एक होते हैं ना। सोशल मीडिया हाँ। पर्सन ही कहूंगी जी। अभी बुक। अच्छा। और पेपर बुक बैक निकाल के पर्सन और रखती ई हूँ, बुक? इसको मुझे पढ़नी है, लेकिन वो अभी तो सोशल मीडिया के चक्कर में वो बुक इतने दिनों में कंप्लीट होती है। ओके। और पेपर बैक पर्सन और ई बुक पर्सन? आई बुक पर्सन। ई बुक पर्सन। आजकल एक्चुअली वही है ना, वो हमें हर चीज हैंडी मिली हुई है तो हम लोग लगता है कि कौन। कंफर्टेबल बुक कम बहुत है, और फिर कोरोना ने तो वो भी सिखा दिया ना आपको। हाँ, एब्सोल्युटली। हाँ जी। और ज्यादातर आप काम कब करती हैं, मतलब मॉर्निंग पर्सन और रात को बैठ के आप कंफर्टेबल फील करती हैं? यू आर मोर एफिशिएंट एट नाइट
और you're a morning person? एक्चुअली मॉर्निंग पर्सन, मुझे मॉर्निंग जल्दी उठना अच्छा लगता है। अगर मैं लेट उठूं तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है। Okay, तो that's good. मॉर्निंग पर्सन ही कहूंगी मैं। बाकी नाइट में अच्छा लगता है कि आपका काम फास्ट होता है वैसे, लेकिन मॉर्निंग को उठना अच्छा लगता है। और आपने आपका चाय के बारे में व्यू तो आपने बता ही दिया था कि मैंने थोड़ी देर आप सबसे पहले चाय पीती है। अदरवाइज यू बिल्कुल। यूजुअली टी कॉफी? बिल चाय, टी। चाय। ओके, तो हमारी आगाज़े महफिल के लिए आप क्या मैसेज देंगी? जी, दैट विल बी आगाज़े वेरी महफिल को, इम्पोर्टेंट फॉर अस। या हाँ जी, आगाज़े महफिल को तो यही मैसेज है कि आपने जो इतना अच्छा सब लोगों के लिए, इंटरव्यू के लिए इतना अच्छा आपने ये शुरू किया है, बहुत ही अच्छा है। और दूसरों को सुनकर हम लोग भी, सब लोग इंस्पायर होते हैं जो और को सुनते हैं सबको। और आगाज़े महफिल में अनुपम जी इतनी कवि सम्मेलन भी कराती रहती हैं। जी, तो यही है कि आगाज़े महफिल अच्छी से ऊंचाइयां छुए। आप अनुपम जी हैं, आप हैं, हम सबको आगे को आगे बढ़ाते रहिए। आपने दिया तो आगे हम लोगों को भी अच्छा लगता है। और आगाज़े महफिल ऐसे ही चमकता रहे, अपना रोशनी बढ़ाता रहे, उसकी रोशनी चारों तरफ अभी तो देखिए फैल भी रही है, पूरा कनाडा में, इंडिया में, यहाँ पर सब जगह आगाज़े महफिल की रोशनी फैली हुई है। तो ऐसे ही रोशनी बिखराता रहे, चमक बिखरलाता रहे। थैंक यू सो मच। या और चलते-चलते एक और पोएम हो जाए? जी, ओके। ओके। ओके, छोटी सी पोएम। आओ फूलों से कुछ मुस्कुराना सीख लें। आओ फूलों से कुछ मुस्कुराना सीख लें। कुछ देर के लिए ही सही, पर खुलकर खिलखिलाना सीख लें। कुछ देर के लिए ही सही, पर खुलकर खिलखिलाना सीख लें। आंसू तो फूलों के भी आते हैं मगर, आंसू तो फूलों के भी आते हैं मगर, उन्हें ओस की बूंदों सा सजाना सीख लें। उन्हें ओस की बूंदों सा सजाना सीख लें। तो यही कहना चाहेंगे कि जो दुख मिले उनको सजाइए, उन्हें कैसे भी करके आप अपने उसमें लाइए। और उसको ये ना समझिए कि आपको लो फील हो रहा है तो ये लाइफ के खराब मोमेंट है, उनको जल्दी क्रॉस करिए कैसे भी, जैसे आपको सही लगता है। वो कहते हैं ना, दिस शैल आल्सो पास, ये भी बीत जी, जाएगा। ये बीत जाएगा। एक उसमें गीता का बहुत अच्छा श्लोक भी है, माता स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायनो अनित्या तांत तिक्ष्वा भारत। तो भगवान उसमें यही कहते हैं कि आपका जो ये सुख दुख आते हैं सर्दी गर्मी के मौसम की तरह हैं। तो अगर सुख आया है तो दुख भी जाएगा, दुख आएगा, और दुख आया है तो सुख भी आएगा। तो इनको आप सहन करना सीखिए। चाहे जैसे सर्दी गर्मी को हम सहन करना सीखते हैं, तो इसी तरह से सुख दुख को थोड़ा सहन करना सीखो। और ये परमानेंट नहीं है, मौसम की तरह है, आते हैं हुँ, और जाते हैं। आते और तो ये, जाते हैं। जी बिल्कुल। ब्यूटीफुल, मतलब आज मज़ा आया मुझे बहुत। आई मीन हमारा जो इंटरैक्शन था, थॉरली इंस्पायरिंग, थॉरली एंटरटेनिंग एंड बहुत मुझे सारे भी बहुत मैसेजेस अच्छा भी लगा। एंड जी, आई मुझे भी आई बहुत विश योर अच्छा लगा पोएट्री आपसे। लाइक एनीथिंग। या थैंक यू सो मच कनी जी। तो जल्दी बहुत, हमारी आगे भी मुलाकात होगी। जी बिल्कुल एंड बिल्कुल, इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच बहुत बहुत फॉर धन्यवाद बीइंग कनी हियर। जी आपका, आगाज़े या महफिल का और अनुपम जी का, कि आपने मुझे आमंत्रित किया और इतना अच्छा अवसर दिया बोलने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। या सो अगले ओके। सप्ताह एक नए मेहमान के साथ, एक नई क्रिएटिविटी के साथ। सो ओनली ऑन अगाज़े महफिल। थैंक यू सो मच। बी बैलेंस्ड, बी हैप्पी।